नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पेशी अकेडमी से। आज हम आधुनिक भारत में भारतीय रियासतों के अंतर्गत देखने जा रहे हैं सिख रियासत तथा बंगाल रियासत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देशी रियासतों के अंतर्गत सिख रियासत तथा बंगाल रियासत। यह हमारा देश भारत। भारत में पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं सिख रियासत। यह आज का है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, सिख रियासत, फर्स्ट टॉपिक सिख रियासत। भारतीय रियासत में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिख रियासत। सिख रियासत की स्थापना हुई है, सिख रियासत की स्थापना हुई है 1797 को राणा रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर को राजधानी बनाते हुए 1797 को सिख रियासत की स्थापना की गई। अर्थात सिख रियासत की राजधानी बनी लाहौर, जो आज के पाकिस्तान में है। सिख रियासत की राजधानी लाहौर। 1797 में सिख रियासत की स्थापना हुई और अंततः सिख रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है 1849 में। सिख रियासत की स्थापना हुई है 1797 को, जबकि सिख रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है 1849 को। सिख रियासत के संस्थापक थे राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह। ध्यान दीजिएगा, राणा रणजीत सिंह के द्वारा 1797 को लाहौर को राजधानी के रूप में स्थापित कर सिख रियासत की स्थापना की गई। राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह जो कि जिनका मिसाल या वंश था, राणा रणजीत सिंह का मिसाल या वंश था सुकर चकिया वंश। सुकर चकिया वंश के थे, सुकर चकिया वंश के थे राणा रणजीत सिंह। सुकर चकिया वंश के थे राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह ने 1797 को सिख रियासत की स्थापना किया तथा अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। राणा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था शाह सूजा से। शाह सूजा से राणा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। शाह सूजा से राणा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। राणा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा, राणा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा शाह सूजा से प्राप्त हुआ था। अर्थात इस प्रकार से शाह सूजा से राणा रणजीत सिंह के पास आ जाता है कोहिनूर का हीरा और अंततः सिख रियासत के अंतिम शासक दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा प्राप्त करते हैं ब्रिटिश सरकार। तो इस प्रकार से अंततः कोहिनूर का हीरा चला जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के पास। ध्यान दीजिएगा,
1797 को राणा रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर को राजधानी के रूप में स्थापित कर सिख रियासत की स्थापना की गई। राणा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसाल या वंश के वंशज थे। सात सूजा से कोहिनूर का हीरा राणा रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा आगे। राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह के वंशज थे। राणा रणजीत सिंह के पुत्र खड़ग सिंह, खड़ग सिंह तथा अल्पवयस्क पुत्र थे दिलीप सिंह। अल्पवयस्क पुत्र थे दिलीप सिंह, जबकि इनका खड़ग सिंह पुत्र दिलीप सिंह से बहुत बड़ा था। इवन खड़ग सिंह का पुत्र था नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह की आयु भी दिलीप सिंह, राणा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह की आयु से ज्यादा थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सिख रियासत की स्थापना किया है राणा रणजीत सिंह ने। सिख रियासत के संस्थापक राणा रणजीत सिंह तथा ब्रिटिश साम्राज्य के सेनापति चार्ल्स मेडकॉफ इस समय भारत का 809 ईस्वी में भारत के अर्थात बंगाल भारत के गवर्नर थे, वायसराय थे मिंटो प्रथम। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है सतलज नदी। यह है सतलज नदी, राकस ताल से उद्गम हुआ है सतलज नदी का। सतलज नदी इस प्रकार से बहते हुए जाकर चिनाब नदी में गिर जाती है पाकिस्तान में। यह है सतलज नदी। यह पकड़ना है सतलज नदी, सतलज नदी, यह पकड़ना है सतलज नदी। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, यह आपका है यह है अमृतसर। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है अमृतसर, यह है अमृतसर। ध्यान दीजिएगा, अमृतसर। अमृतसर में होता है अमृतसर की संधि। अमृतसर में 809 ईस्वी में होता है अमृतसर की संधि। यह संधि होता है सिख रियासत के संस्थापक राणा रणजीत सिंह के बीच तथा ब्रिटिश साम्राज्य के सेनापति चार्ल्स मेडकॉफ के बीच। और इस समय भारत के वायसराय है मिंटो प्रथम। ध्यान दीजिएगा, यहां देखना है, यह पकड़ना है अमृतसर। अमृतसर में होता है अमृतसर की संधि। अमृतसर में होता है अमृतसर की संधि। अमृतसर में होता है अमृतसर की संधि, या इसे ही कहा जाता है सतलज नदी की संधि। सतलज नदी की संधि, सतलज नदी की संधि। और यह संधि होता है 1809 में। 1809 में होता है अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि। यह संधि होता है ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स मेडकॉफ, ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स मेडकॉफ तथा ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स मेडकॉफ तथा राणा रणजीत सिंह के बीच, राणा रणजीत सिंह के बीच। इस समय भारत के वायसराय है, उस समय से भारत का गवर्नर कहा जाता था। उस समय भारत के वायसराय थे, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि हुई थी 1809 में। इस संधि के तहत सतलज नदी के उत्तर का एरिया, सतलज नदी के उत्तर का एरिया सिख रियासत का होगा तथा सतलज नदी के दक्षिण का एरिया ब्रिटिश साम्राज्य का होगा। अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भी अधिकारी सतलज नदी को पार कर उत्तर की तरफ नहीं जाएगा, जबकि सिख रियासत का कोई भी अधिकारी सतलज नदी को पार कर दक्षिण की तरफ नहीं आ सकता। तो
तो इस प्रकार से सतलज नदी को बॉर्डर के रूप में, सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया गया। यही है अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि। अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि हुआ था ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ तथा सिख रियासत के संस्थापक राणा रणजीत सिंह के बीच 1809 में अमृतसर में। इसे कहा जाता है अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि। इस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो प्रथम, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1839 में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1839 में हो जाता है राणा रणजीत सिंह की मृत्यु। राणा रणजीत सिंह की मृत्यु। जब 1839 में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, 1839 में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं खड़क सिंह। राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, अर्थात इस प्रकार से पहले शासक थे सिख रियासत के राणा रणजीत सिंह। इनकी मृत्यु के बाद शासक बनते हैं खड़क सिंह, और खड़क सिंह के बाद शासक बनते हैं इन्हीं का पुत्र नौनिहाल सिंह, और नौनिहाल सिंह के बाद फिर से राणा रणजीत सिंह के पुत्र अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह शासक बनते हैं। दिलीप सिंह शासक बनते हैं। तो इस प्रकार से सिख रियासत के संस्थापक थे राणा रणजीत सिंह तथा इसके अंतिम शासक होते हैं दिलीप सिंह। ध्यान दीजिएगा, सिख रियासत तथा ब्रिटिश साम्राज्य के बीच दो निर्णायक युद्ध होता है। पहले युद्ध को कहा जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और दूसरे युद्ध को कहा जाता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य तथा सिख रियासत के बीच दो निर्णायक युद्ध होता है। पहले युद्ध को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लाहौर इसका संकेंद्रण रहता है युद्ध का संकेंद्रण रहता है लाहौर। तो अगला हम देखने जा रहे हैं युद्ध। ध्यान दीजिएगा, पहला युद्ध होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह होता है 1845 में प्रारंभ होता है और समापन होता है 1846 में, एक साल बाद। अर्थात यह युद्ध चलता है कुल 1 वर्ष। सिख रियासत के तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं दिलीप सिंह, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य के तरफ से इस समय ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर होते हैं, अर्थात भारत के गवर्नर रहते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। इस समय भारत के गवर्नर रहता है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, और इस युद्ध को जीतते हैं अंततः अंग्रेज। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। इस युद्ध में सिख रियासत के तरफ से पार्टिसिपेट किए हुए हैं दिलीप सिंह, जबकि अंग्रेजों के तरफ से है गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। हालांकि दिलीप सिंह इस समय अल्पवयस्क है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा देखते हैं। इसके बाद अगला होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति होती है लाहौर की संधि के तहत। युद्ध समाप्ति होती है लाहौर संधि के तहत। युद्ध समाप्ति की जो संधि होती है यह होती है लाहौर संधि के तहत। 1846 लाहौर संधि के तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को विराम मिलता है। इसके बाद दूसरा होता है द्वितीय
आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है 1848 में और समाप्त होता है 1849 में। इस युद्ध का भी नेतृत्व कर रहे थे अल्पवयस्क दिलीप सिंह वर्सेस इस समय भारत के गवर्नर रहते हैं भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड डलहौजी। इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड डलहौजी, ध्यान दीजिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में भारत के वायसराय है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, जबकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भारत के वायसराय है लॉर्ड डलहौजी, और इस युद्ध में भी अंग्रेजों को जीत हासिल होती है। अंततः लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति दो प्रकार का होता है। एक युद्ध के दौरान हड़पा गया क्षेत्र जो कि कुशासन कहलाता है, और दूसरा होता है गोद प्रथा निषेध निधि। चूंकि इस युद्ध को लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध के द्वारा सिख रियासत का विलय किया, इसीलिए इसे कहेंगे हड़प नीति के अंतर्गत कुशासन नीति। तो इस प्रकार से इस युद्ध को जीतते हैं लॉर्ड डलहौजी और सिख रियासत का 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत, अर्थात यह हड़प नीति का कुशासन नीति है। युद्ध के द्वारा सिख रियासत का विलय किया गया, इसलिए इसे कहा जाता है कुशासन नीति। लॉर्ड डलहौजी के कुशासन नीति हड़प नीति के द्वारा 1849 में सिख रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है और दिलीप सिंह के द्वारा कोहिनूर का हीरा दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो इस प्रकार से कोहिनूर का हीरा अब दिलीप सिंह के हाथ से चला जाता है वायसराय लॉर्ड डलहौजी के पास। कोहिनूर का हीरा चला जाता है वायसराय लॉर्ड डलहौजी के पास। तो यह है सिख रियासत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिख रियासत 1797 को लाहौर को राजधानी के रूप में स्थापित कर राणा रणजीत सिंह के द्वारा सिख रियासत की स्थापना किया गया। राणा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसाल या वंश के वंशज थे। शाह सूजा के द्वारा कोहिनूर का हीरा राणा रणजीत सिंह को दिया गया। ध्यान दीजिएगा 1809 में ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ तथा राणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि होती है। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। 1839 में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र खड़क सिंह। उनके बाद शासक बनते हैं अल्प समय के लिए नौनिहाल सिंह और फिर शासक बन जाते हैं अल्पवयस्क दिलीप सिंह। ब्रिटिश साम्राज्य तथा सिख रियासत के बीच दो निर्णायक युद्ध होते हैं। पहला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। हमें खासकर इस युद्ध के लिए वायसराय का नाम याद रखना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। प्रथम युद्ध होता है दिलीप सिंह वर्सेस लॉर्ड डलहौजी के बीच, लॉर्ड हॉर्डिंग के बीच, और लॉर्ड हॉर्डिंग अर्थात अंग्रेज इस युद्ध को जीतते हैं। लाहौर की संधि 1846 के तहत युद्ध को विराम मिलता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 दिलीप सिंह वर्सेस लॉर्ड डलहौजी। अंततः इस युद्ध को अंग्रेज जीतते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जीता जाता है और कुशासन नीति हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है सिख रियासत का। अंततः दिलीप सिंह के द्वारा कोहिनूर का हीरा दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। सिख रियासत के बाद अब हम अगला देखने जा रहे हैं बंगाल रियासत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल रियासत। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल रियासत। ध्यान दीजिएगा, बंगाल रियासत जिसकी स्थापना हुई थी 1719 में और बंगाल रियासत का अंततः
ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। हम अगला देखने जा रहे हैं बंगाल रियासत। बंगाल रियासत की स्थापना किया था मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाते हुए मुर्शीद कुली खान ने। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है भारत का मैप। हम अगला देखने जा रहे हैं बंगाल रियासत। बंगाल रियासत, बंगाल रियासत की स्थापना हुई थी आज के पश्चिम बंगाल, यह है बांग्लादेश, आज के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद, आज के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंगाल रियासत की स्थापना हुई थी। आज के मुर्शिदाबाद, आज के मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में बंगाल रियासत की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, बंगाल रियासत, बंगाल रियासत के संस्थापक है मुर्शीद कुली खान। बंगाल रियासत के संस्थापक है मुर्शीद कुली खान। बंगाल रियासत की स्थापना हुई थी 1719 में और इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत बंगाल रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। बंगाल रियासत के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। बंगाल रियासत की स्थापना हुई थी 1719 में और बंगाल रियासत का विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में। बंगाल रियासत के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खान। बंगाल रियासत की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। ध्यान दीजिएगा, बंगाल रियासत का विलय होता है 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1719 में मुर्शीद कुली के द्वारा मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाते हुए बंगाल रियासत की स्थापना की गई। बंगाल रियासत के अगले नवाब बनते हैं 1700। इस प्रकार से बंगाल के प्रथम नवाब होते हैं मुर्शीद कुली खान। 1740 में बंगाल के अगले नवाब बनते हैं अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान। ये बनते हैं बंगाल के नवाब, बंगाल के दूसरे नवाब, बंगाल के दूसरे नवाब बनते हैं। और अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं 1756 में सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। 1756 में बंगाल के अगले नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। ये बनते हैं बंगाल के नवाब, बंगाल के अगले नवाब। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शीद कुली खान। उसके बाद 1740 में बंगाल के अगले नवाब बनते हैं अली वर्दी खान और उनके बाद बंगाल के अगले नवाब बनते हैं 1756 में सिराजुद्दौला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिराजुद्दौला बंगाल के अगले नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद में एक छोटे से कमरे 18 फीट बाई 14 फीट अर्थात 18 बाई 14 वर्ग फीट के छोटे से कमरे में 146 ब्रिटिश अधिकारियों को
कैद किया, जिससे दूसरे दिन घुटन के कारण 23 कैदियों को छोड़कर बाकी सभी अंग्रेज कैदियों की मृत्यु हो गई। इस घटना का वर्णन किया है हॉलवेल ने, जो कि 23 जिंदा कैदियों में से एक था। इसी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुर्शिदाबाद में एक घटना घटता है जिसे कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। सिराजुद्दौला ने हॉलवेल के अनुसार, हॉलवेल 146 में से 23 जो बंदी बचे थे उनमें से एक था हॉलवेल। यही हॉलवेल आगे जाकर भारत का वायसराय बनता है, बंगाल का वायसराय बनता है। उस समय बंगाल का गवर्नर कहा जाता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। हॉलवेल के अनुसार 146 ब्रिटिश अधिकारियों को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 बाई 14 वर्ग फीट के कमरे में कैद कर दिया, जिससे घुटन से सभी की मृत्यु हो गई और बचने वाले थे हॉलवेल सहित कुल 23 बंदी। इस घटना को कहा जाता है भारत के इतिहास में ब्लैक होल की घटना, जो घटित हुआ था 20 जून 1956। घटना है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को, और इस घटना को नेतृत्व प्रदान किया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने एक कोठरी, इस कोठरी का साइज था 18 बाई 14 वर्ग फीट। 18 बाई 14 वर्ग फीट, 18 बाई 14 वर्ग फीट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 18 बाई 14 वर्ग फीट के कमरे में 18 फीट बाई 14 फीट के कमरे में 146 ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर दिया। घुटन के कारण 23 बंदियों को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु हो गई। इस 23 बंदी में से थे एक हॉलवेल सहित कुल 23 बंदी ही जीवित रहे, बाकी सभी की मृत्यु हो गई। इसी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। इस घटना का वर्णन किया है खुद हॉलवेल ने। घटना का वर्णन किया है हॉलवेल ने। घटना का वर्णन किया है हॉलवेल ने। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को ही, और इस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। हॉलवेल की घटना के समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। ब्लैक होल की घटना घटी है 20 जून 1756। इस सिराजुद्दौला ने 18 बाई 14 के कमरे में 146 ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर दिया। हॉलवेल सहित 23 बंदियों के अलावा सभी की मृत्यु हो गई घुटन से। इसी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। इस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने ब्लैक होल की घटना का बदला लेने के लिए ही युद्ध किया था। यह पकड़ना है मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, यह एक जगह है प्लासी, और यही होता है प्लासी का युद्ध, जिसका तात्कालिक कारण बनता है ब्लैक होल की घटना। ध्यान दीजिएगा, अब होगा प्लासी का युद्ध। तो इस प्रकार से प्लासी का युद्ध प्रारंभ होता है 23 जून, जस्ट इसके एक साल के बाद 23 जून
1757 को होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, यह युद्ध होता है उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला तथा इस समय बंगाल के गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव के बीच, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसका मुख्य तात्कालिक कारण बनता है ब्लैक होल की घटना और इस प्रकार से इस युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज, अर्थात लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज के द्वारा प्लासी के युद्ध को जीता गया। और इसी प्रकार प्लासी के युद्ध को जीतने के साथ ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो जाता है। प्लासी के युद्ध को माना जाता है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ भारत में से माना जाता है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच होता है प्लासी का युद्ध और इस युद्ध को जीते हैं अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। प्लासी के युद्ध को माना जाता है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ, ध्यान दीजिएगा, यह युद्ध कहलाता है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ अर्थात लॉर्ड क्लाइव का साथ देते हैं खुद सिराजुद्दौला के सेनापति ने, सेनापति मीर जाफर ने, अर्थात सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और अंग्रेजों का साथ दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करते हैं मीर जाफर जो कि है सिराजुद्दौला के सेनापति, सिराजुद्दौला के सेनापति, ये है सिराजुद्दौला के सेनापति। और इस प्रकार से लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफर। तो बंगाल के अगले नवाब बन जाते हैं बंगाल के नवाब। इस युद्ध को जीतने के बाद बंगाल के नवाब अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाते हैं मीर जाफर और मीर जाफर के बाद अंग्रेजों के द्वारा अगले नवाब बनाए जाते हैं बंगाल के मीर कासिम। ध्यान दीजिएगा 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। ब्लैक होल की घटना के बदला के फलस्वरूप लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया जाता है। इसे ही कहा जाता है 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। इस युद्ध को जीते हैं अंग्रेज। इसे कहा जाता है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। ब्रिटिश प्रभुत्व का भारत में प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजों का सहयोग करते हैं सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफर। तो इस प्रकार से लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं मीर जाफर और मीर जाफर के बाद अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम बाद में अंग्रेजों पर ही व्यापार टैक्स लगाते हैं जिसके विरोध में अंततः मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच होगा बक्सर का युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यह है बिहार में यहां पर है बक्सर, बिहार के बक्सर में होगा बक्सर का युद्ध। बिहार के बक्सर में होता है अंततः बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। हालांकि मीर कासिम को बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने ही बनाया था, लेकिन बाद में मीर कासिम अंग्रेजों के ही नाक में दम कर देता है और अंग्रेजों के ऊपर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाता है।
जिससे अंग्रेजों को व्यापार करने में असुविधा होती है और अंततः इसी का ही परिणाम होता है 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में ध्यान दीजिएगा, यह युद्ध होता है बंगाल के नवाब, मुख्य रूप से बंगाल के नवाब मीर कासिम। इस युद्ध में एक गुट में था बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। मीर कासिम का साथ देते हैं अवध नवाब। अवध रियासत की राजधानी है फैजाबाद, फैजाबाद। मीर कासिम का साथ देते हैं अवध नवाब, अवध नवाब सुजाऊ दौला, अवध नवाब सुजाऊ दौला। इनका साथ देते हैं अवध नवाब सुजाऊ दौला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुजाऊ दौला। अवध के नवाब सुजाऊ दौला साथ देते हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम का, अवध नवाब सुजाऊ दौला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवध नवाब सुजाऊ दौला। साथ ही साथ मीर कासिम का साथ देते हैं दिल्ली से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ देते हैं अवध नवाब सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला। तथा साथ ही साथ मीर कासिम का साथ देते हैं दिल्ली के मुगल सम्राट, दिल्ली से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। दिल्ली में बैठे हुए हैं मुगल सम्राट, दिल्ली में बैठे हुए हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। दिल्ली से साथ देते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये पकड़ना है दिल्ली, ये आपकी है दिल्ली, दिल्ली में है शाह आलम द्वितीय। और यह युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों के तरफ से सेनापति है ब्रिटिश सेनापति, इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिटिश सेनापति कैप्टन मुनरो, कैप्टन मुनरो। और इस समय ब्रिटिश सम्राट जी के बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टॉट। इस समय बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टॉट, वेंसी टॉट। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल के बाद फिर से बंगाल के, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड क्लाइव के बाद बंगाल के नवाब, बंगाल के गवर्नर बनते हैं लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बाद बंगाल के गवर्नर बनते हैं वेंसी टॉट। और फिर से आ जाएंगे 1765 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। अर्थात लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल 2 बार रहता है। लॉर्ड क्लाइव के पहले शासनकाल के बाद दूसरे में आते, उसके बाद बनते हैं गवर्नर वेंसी टॉट और फिर से बन जाते हैं लॉर्ड क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, तो बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर रहते हैं, बंगाल के गवर्नर रहते हैं वेंसी टॉट। और अंततः इस युद्ध को जीतते हैं ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इस युद्ध को जीता जाता है, अंग्रेजों के द्वारा इस युद्ध को जीता जाता है। और बक्सर के युद्ध के ही बाद होता है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना होता है। इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना मानी जाती है बक्सर का निर्णायक युद्ध। बक्सर के निर्णायक युद्ध को माना जाता है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज। इस समय बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मुनरो, सेनापति कैप्टन मुनरो, और बंगाली गवर्नर थे वेंसी टॉट। बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो गई। यहां पर बक्सर के युद्ध के बाद होता है इलाहाबाद की संधि। आज वर्तमान में इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज, तो इसे प्रयागराज की संधि भी कहा जा सकता है। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद में होता है। बक्सर के युद्ध के बाद
इलाहाबाद की संधि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1765 12 अगस्त 1765 को होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होता है इलाहाबाद की संधि। यह संधि होता है, ध्यान दीजिएगा, इस संधि के समय अब फिर से बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं लॉर्ड क्लाइव, अर्थात वेंसीटाउट हट जाते हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो इस संधि के समय बंगाल के गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। यह संधि होता है लॉर्ड क्लाइव तथा यह संधि होता है लॉर्ड क्लाइव तथा दूसरे पक्ष से है अवध के नवाब सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला यह संधि होता है लॉर्ड क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। और इसी संधि के तहत मुगल साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है, अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है तथा बंगाल रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। इसी इलाहाबाद की संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है, मुगल साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है और बंगाल रियासत का भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अब अवध के नवाब सुजाउद्दौला ये अधीनता में आ जाएंगे ब्रिटिश साम्राज्य के, अर्थात अब मुगल साम्राज्य एक स्वतंत्र साम्राज्य नहीं रहेगा, अवध रियासत भी एक स्वतंत्र साम्राज्य नहीं रहेगा तथा बंगाल रियासत भी एक स्वतंत्र साम्राज्य नहीं रहेगा। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य आ जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता में, अर्थात इन्हें हर वर्ष देना होगा टैक्स। इसी के साथ ही साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य को व्यापार करने की स्वतंत्र अनुमति देनी पड़ती है। अर्थात 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल साम्राज्य, अवध रियासत तथा बंगाल रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। साथ ही साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश साम्राज्य को बिहार, उड़ीसा और बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इलाहाबाद से ऊपर का पूरा एरिया दिल्ली तक जाता है मुगल साम्राज्य के पास, लेकिन अवध को बना दिया जाता है बफर स्टेट। यहां पर अवध को बना दिया जाता है एक बफर स्टेट। इसका मतलब यह है कि यहां पर बफर स्टेट का काम करेगा अवध रियासत, इसके इस तरफ रहेगा मुगल साम्राज्य और इसके इस तरफ रहेगा आपका ब्रिटिश साम्राज्य। तो यह है 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही अंततः मुगल साम्राज्य, अवध रियासत तथा बंगाल रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बक्सर का युद्ध जो है यह है ब्रिटिश प्रभुत्व की भारत में स्थापना। इसी के साथ अब भारत बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम हो जाता है।